हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, केंद्रीय विद्यालय में सीट कैसे मिलती है, क्या जनरल वाले को सीट मिलती है, रिजर्वेशन कैसे लगता है, प्रियॉरिटी कैसे लगती है, क्या रिजर्वेशन और प्रियॉरिटी दोनों साथ में लगती है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, सीट कैसे अलाट होती है, एक बच्चे को सीट कैसे मिलती है, किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलती है, पहले सीट किसको मिलती है, बाद में सीट किसको मिलती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या है, यानी किसी को सीट कैसे मिलती है। कैसे होता है केवी में एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन किस प्रकार होता है, इस वीडियो में हम नई गाइडलाइन के अनुसार पूरी सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि आपके बच्चे के एडमिशन के कितने चांस हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नई गाइडलाइन जारी की है जो 2024 में आई थी, जिसके अनुसार अब एक सेक्शन में केवल 32 नए बच्चों का एडमिशन होगा। नई गाइडलाइन में और भी बहुत चेंज हुआ है। इस वीडियो में हम सभी चेंज के साथ पूरी सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को समझेंगे। तो जो पिछले साल की गाइडलाइन आई थी उसमें बहुत सारे चेंज हो गए हैं। जैसे एक तो ये कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा खत्म कर दिया गया है, कुछ कोटे और खत्म किए गए थे, साथ ही साथ सीट की स्ट्रेंथ घटा दी गई है, यानी एक जो सेक्शन था उसकी स्ट्रेंथ को 40 से 32 कर दिया गया है। तो अब जो सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया है वो थोड़ा चेंज हो गई है, किसी को सीट मिलने के चांसेस थोड़ा अलग हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें नई गाइडलाइन के अनुसार मैंने चेंज करके लाया हुआ है और इसमें पूरी गाइडलाइन का निचोड़ है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया जो है वह गाइडलाइन के अनुसार होती है। तो इसमें गाइडलाइन को समझते हुए पूरी सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया बताई गई है। अब सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया से पहले आपको प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रायोरिटी और रिजर्वेशन आप समझ गए तो आगे सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपको सीट अलॉटमेंट दिखाएंगे। प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रायोरिटी और रिजर्वेशन एक साथ चलते हैं और दोनों का लाभ मिलता है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी कैटेगरी 1 2 फिर 3 4 और फिर 5 को लेंगे, लेकिन आरक्षण का ध्यान रखते हुए। तो इसमें प्रायोरिटी को पहले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ आरक्षण का ध्यान देते रहते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में समझाया गया है कि ओबीसी एनसीएल को 27% आरक्षण है। अब आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों तथा केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी एनसीएल को 27% आरक्षण है। अब 100 सीट में यदि कैटेगरी 1 2 से 27 बच्चे ओबीसी एनसीएल के नहीं मिलते हैं तो कैटेगरी 3 से, फिर कैटेगरी 4 से, फिर कैटेगरी 5 से लिए जाएंगे। भले ही कैटेगरी 1 का जनरल का बच्चा हो, उसको नहीं लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण का क्या महत्व है। प्रायोरिटी तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ आरक्षण का भी महत्व है। पॉइंट नंबर 2 समझ लेते हैं। अब मान लीजिए समझ लेते हैं कि एससी के बच्चे को 15% रिजर्वेशन है। आप सभी लोग जानते हैं चीज। तो इसमें केवल एससी के बच्चे लिए जाएंगे। पहले कैटेगरी 1 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे। यानी अगर एससी की कोई सीट खाली है और जनरल का बच्चा कैटेगरी 1 वाला है तो वो नहीं लिया जाएगा, ओबीसी का कैटेगरी 1 वाला है वह नहीं लिया जाएगा। केवल एससी के बच्चे पहले कैटेगरी 1 से लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इन सबको ध्यान देते हुए सीट कैसे अलॉट होती है। कैसे होता है केवी में एडमिशन। उदाहरण में हम कोई ऐसा केंद्रीय विद्यालय लेंगे जिसमें 4 सेक्शन एबीसीडी है और नई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक सेक्शन में 32 सीट है। तो इस तरह उस केवी में कुल 128 सीट हुई। तो आज हम इस वीडियो में 128 को खाली मानकर सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया समझेंगे। यानी मान के चलिए 4 सेक्शन है, क्लास 1 में एडमिशन होना है तो टोटल सीट उस केवी में हुई 128। तो 128 को हम मान के आपको एक काल्पनिक सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया बताएंगे जो गाइडलाइन के अनुसार है और इसी के अनुसार सीट अलॉट होगी, यानी आपके बच्चे को इसी तरीके से सीट अलॉट होगी। सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया आसान भाषा में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए
कि टोटल सीट इसमें 128 है। अगर उसको हम कैटेगरी वाइज बांटे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल को 68 सीट मिल रहा है, ओबीसी एनसीएल को 32, शेड्यूल कास्ट को 20 और शेड्यूल ट्राइब को 8 सीट मिल रहा है। ये टोटल सीट का बंटवारा है। अब इसमें कुछ सीटें पॉइंट में आई थी तो इसे मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं। तो अब जब लॉटरी होगी तो किस कैटेगरी को कितने सीट अलॉट होगी, तो उसके लिए हम देखेंगे तो सबसे पहली लॉटरी जो होती है वह होती है आरटी कोटा का। तो आरटी जो शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% निःशुल्क सीट आवंटित होती है, उसकी लॉटरी होती है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं 10 ऐसे बच्चे जो गरीब हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं और जनरल के हैं, उनको आरटी के तहत एडमिशन मिल जाता है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि ओबीसी एनसीएल में भी 10 ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी 8 बच्चे मिल जाते हैं और शेड्यूल ट्राइब में भी 4 बच्चे मिल जाते हैं। तो ये 32 का कोटा हुआ था, यानी आरटी कोटे का सीट पूरा फुल हो जा रहा है। तो इस तरीके से सीट अलॉटमेंट होती है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल में 8 ही बच्चे मिलें, ओबीसी एनसीएल में 12 मिल जाएं, शेड्यूल कास्ट में 6 मिल जाएं, शेड्यूल ट्राइब में भी 6 मिल जाएं। ये अलग अलग केवी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ हम मान के चलते हैं कि इस तरीके से सीट फिलअप होती है, भरी जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि सीट कितनी बची। रिमेनिंग सीट बच गई है जनरल ईडब्ल्यूएस में 58, ओबीसी एनसीएल में 22, शेड्यूल कास्ट में 12 और शेड्यूल ट्राइब में 4 सीट, यानी 96 सीट पूरी बची हुई है। अब होगी सेकेंड लॉटरी जो पीडब्ल्यूडी की होती है, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए होती है। तो इनको 4 सीट आरक्षण है। तो इसमें हम मान लेते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल से 2 लोग आ जाएंगे, ओबीसी एनसीएल से 1 लोग आ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट से 1 लोग आ जाएंगे और टोटल 4 सीट है। ये चारों सीटें भर जाएगी। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो देखेंगे कि अब सीट कितनी बची हुई है। तो अब हमारे पास 4 सीट और कम हो गई, यानी 92 सीट बची हुई है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 56, ओबीसी एनसीएल में 21, शेड्यूल कास्ट में 11 और शेड्यूल ट्राइब में 4 सीट। अब होगी हमारी तीसरी लॉटरी जो कैटेगरी 1 की होगी। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल में 31 बच्चे आ जाते हैं कैटेगरी 1 से, ओबीसी एनसीएल में 12 बच्चे आ जाते हैं कैटेगरी 1 से और शेड्यूल कास्ट में 6 बच्चे आ जाते हैं कैटेगरी 1 से और शेड्यूल ट्राइब में 2 बच्चे आ जाते हैं कैटेगरी 1 से और 51 सीट फुल हो जाती है टोटल। क्योंकि जो कैटेगरी 1 से है सबसे ज़्यादा इसी से बच्चे आते हैं, तो इसमें जो एक काल्पनिक सीट अलॉटमेंट है इसमें भी मैंने कैटेगरी 1 से ज़्यादा बच्चे लिए हैं। यहाँ एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कैटेगरी 1 से जनरल ईडब्ल्यूएस में सीट पूरी फुल हो जाए या ओबीसी की पूरी फुल हो जाए या शेड्यूल कास्ट की पूरी फिल हो जाए या शेड्यूल ट्राइब की पूरी फिल हो जाए। तो जहाँ से पूरी फिल हो जाएगी वहाँ से उस कैटेगरी में एडमिशन बंद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि अब कितनी सीट बची। तो अब जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल में 25 सीट बची, ओबीसी एनसीएल में 9, शेड्यूल कास्ट में 5, शेड्यूल ट्राइब में 2, टोटल 41 सीट बची है। अब होगी चौथी लॉटरी जो कैटेगरी 2 के लिए होगी। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल में 9 बच्चे मिलते हैं, ओबीसी एनसीएल में 5, शेड्यूल कास्ट में 3 और शेड्यूल ट्राइब से 1, यानी चौथी लॉटरी में 18 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो अब हम देखेंगे कि कितनी सीट अब बची। तो अब बची है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल में 16, ओबीसी एनसीएल में 4, शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में 1, टोटल 23 सीट बची है। अब होगी फिफ्थ लॉटरी। अब ये फिफ्थ लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो फिफ्थ लॉटरी होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए होती है, यानी अगर अब तक ओबीसी एनसीएल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें खाली हैं तो वो फिफ्थ लॉटरी में भरी जाएंगी। अब जितनी सीट खाली रहेंगी उनको इसी में भर लिया जाएगा, भले ही वो कैटेगरी 3 का हो, कैटेगरी 4 का हो, कैटेगरी 5 का हो, जहां भी ओबीसी एनसीएल का मिलेगा ओबीसी एनसीएल के भरे जाएंगे, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट के भरे जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल ट्राइब से भरे जाएंगे। यानी सीरियल में जो बच्चा आएगा उनको यहाँ ले लिया जाएगा और आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके आगे जो लॉटरी होगी वह केवल जनरल के लिए होगी, यानी 5वीं लॉटरी में ही रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ले लिए जाएंगे, भले ही वह प्रायोरिटी कैटेगरी 5 से हों। तो इसमें जनरल में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, ओबीसी में जितनी सीट खाली है पूरी भर ली जाएगी, शेड्यूल कास्ट में जितनी खाली है पूरी भर ली जाएगी, शेड्यूल ट्राइब में जितनी खाली है पूरी भर ली जाएगी। अब हम देखेंगे कि अब कितनी सीट बची। तो अब अपने पास 16 सीट बची है और 16 केवल जर्नल की सीट बची है। अब होगी सिक्स लॉटरी जो कैटेगरी 3 के लिए है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कैटेगरी 3 से 5 बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो
अब हम देख लेते हैं कि अब कितनी सीट बची। तो अभी 11 सीट बची। अब होगी 7th लॉटरी जो कैटेगरी 4 के लिए होगी। अब इसमें मान लेते हैं कि 6 बच्चे आते हैं, तो अब हमारे पास 5 सीट बची हुई है। अब इसके बाद होगी 8th लॉटरी जो कैटेगरी 5 के लिए होगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 5 के 5 बच्चे आ जाते हैं और भर जाते हैं। अब इसके बाद जो बच्चे बचे रहेंगे उनका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि सीट भर चुकी है। ये प्रक्रिया पहले भी कंप्लीट हो सकती है, जैसे 7th में ही अगर सीट फुल हो जाएगी तो लॉटरी 8 नहीं होगी, मतलब लॉटरी 8 की लिस्ट आएगी लेकिन उसमें से बच्चे नहीं लिए जाएंगे। और मान लीजिए 6 में कंप्लीट हो जाती है तो 7th लॉटरी के बच्चे नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरीके की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन का कितना चांस है। अब इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यह उदाहरण केवल आपको प्रक्रिया समझाने के लिए बताया गया है। सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया का पूरा अधिकार केंद्रीय विद्यालय संगठन का होता है और उनका निर्णय ही अंतिम होता है। तो ये आपको प्रक्रिया समझाने के लिए बताया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैटेगरी 5 के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, तो ये सही बात है कि कैटेगरी 5 के बच्चों का कम एडमिशन होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे जगह में कैटेगरी 5 का एडमिशन होता है। मैं एक डाटा और हमारे पास है, उस डाटा को भी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैटेगरी 5 वाले कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो कैटेगरी 5 वाले हैं, अगर एकदम से जनरल हैं, यानी ना वो गरीब हैं, ना बीपीएल हैं, ना ईडब्ल्यूएस हैं, ना वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनके लिए चांस बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या आप गरीबी रेखा में हैं या आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको एडमिशन के अच्छे चांस बन जाते हैं, मतलब 30-35% चांस बन जाता है। लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय में सीटें लिमिटेड होती हैं, इसलिए एकदम से जनरल वाले, यानी जो नौकरी में भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, उनके लिए चांस बहुत कम बनता है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म की ऑफिशियल कोई डेट नहीं आई है। बहुत सारी न्यूज सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, या कुछ केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से संकेत भी मिलते हैं तो मैं लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बच्चे को सीट कैसे मिलती है ये समझ भी गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस तरीके से और वीडियो लाएं और मेहनत करके वीडियो लाएं। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और हमें कमेंट करके भी बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।